अब हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन कौन सी होती हैं सब्सिडरी की एक्विजिशन के लिए। क्या क्या टाइप्स हैं कंसिडरेशन की, यानी जो उसकी कीमत है वो अदा करने के कितने तरीके हैं, किस किस तरह से जो है वो आप प्राइस पे कर सकते हो। सबसे पहली तो जो नॉर्मल कंसिडरेशन है, कैश कंसिडरेशन है। पेरेंट जो है वो कैश पे करता है और कंपनी एक्वायर कर लेता है। उसकी एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट नॉर्मल तरीका। दूसरा जो टाइप ऑफ कंसिडरेशन है उसमें आ जाती है शेयर कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है कि पेरेंट कंपनी अपने शेयर इशू कर देती है। जो सब्सिडरी कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पेरेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उनको वो शेयर्स वो कंपनी पेरेंट कंपनी इशू कर देती है। और इसके बदले में उनसे वो सब्सिडरी कंपनी का जो भी परसेंटेज या कंट्रोल या शेयर वो उनसे ले लेती है। लेट से 70% कंपनी सब्सिडरी कंपनी 70% एक्वायर करने के लिए पेरेंट कंपनी अपने जो है वो 1 लाख शेयर इशू कर देती है, वो जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं सब्सिडरी कंपनी के उन्हें। तो ये होती है शेयर कंसिडरेशन। अच्छा, इसकी एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब शेयर कैपिटल जो है ये पार वैल्यू पे होता है और जो डिफरेंस है वो प्रीमियम में जाता है। एक तो ये तरीका है। थर्ड मेथड ये है कि लोन नोट कंसिडरेशन, यानी कि जो पेरेंट है वो अपने लोन नोट्स इशू कर देते हैं। ठीक है, तो लोन नोट्स इशू करके इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है कंपनी में। तो ये एक थर्ड मेथड है लोन नोट कंसिडरेशन वाला। एक चौथा तरीका ये है कि फिक्स्ड एसेट कंसिडरेशन, यानी कि आप क्या करते हो। मिसाल के तौर पे आप एक कंपनी को अक्वायर करना चाहते हो, तो बजाय पैसे देने के आप उसको, आपके पास एक लैंड पड़ी है तो आप वो लैंड उसको दे देते हो। तो अब ये जो मेथड है इसमें होगा ये कि वो लैंड आपके बुक्स में कैरिंग वैल्यू पे आ रही होगी। ठीक है, लेट से 4 मिलियन की वो लैंड आ रही है, लेकिन आज उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 6 मिलियन हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम लैंड को हम क्रेडिट करेंगे 4 मिलियन से कैरिंग वैल्यू से, और जो गेन है वो 2 मिलियन का गेन वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। एक ही ये मेथड है फिक्स्ड एसेट कंसिडरेशन वाला। तो कोई भी आप फिक्स्ड एसेट दे के जो है वो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हो कंपनी में। पांचवा तरीका जो है वो डेफर्ड कंसिडरेशन का है। डेफर्ड का मतलब पहले भी अक्सर बात होती है इस पर। डेफर्ड का मतलब है डिलेड बट कंफर्म्ड। जो डेफर्ड कंसिडरेशन होती है इसमें ये होता है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस है टू पे कैश, यानी आपको कैश पे करना ही करना है, आपने प्रॉमिस किया हुआ है। और इसमें कोई वो नहीं है कि फैक्टर्स की वजह से ये चेंज हो जाएगा। डिले है 1 साल बाद है, या जब भी पेमेंट करनी है, अभी नहीं कर रहे तो चल से बात करेंगे, लेकिन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे कैश। तो ये होती है डेफर्ड कंसिडरेशन। इसमें अब एक इशू है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। वो ये है कि ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है ना, इसको जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये एक तरह से लाइबिलिटी भी है। तो लाइबिलिटी के बारे में हमारा रूल है कि जब भी 1 साल या एक से ज़्यादा की ऑब्लिगेशन जो होती है वो हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की जो ऑब्लिगेशन है, 1 साल बाद पे करनी है, 1 साल से ज़्यादा देर बाद पे करनी है जो ऑब्लिगेशन, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं। तो हम इस डेफर्ड कंसिडरेशन को, इसको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर डिस्काउंट करके इसकी वैल्यू लेते हैं। लेट से कि इसकी जो 1 जनवरी 2008 को जो है वो अ, हमने 1 साल बाद पेमेंट करनी है। 1 जनवरी 2009 को पे करना है 110 रुपये। तो आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये आ जाए वो हम देंगे। और एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट डेफर्ड कंसिडरेशन पेबल जो है वो क्रेडिट, और ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो क्या होती है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। अब इस यहाँ पे आके एक छोटा सा एक टेक्निकल इशू है जो कि क्वेश्चन वाइज जो है वो अक्सर आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब होता ये है कि ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन वाला केस है, इसमें क्वेश्चन में कई दफ़ा वो कहता है कि डेफर्ड कंसिडरेशन की जो है वो एंट्री ही पास नहीं की पेरेंट ने। तो जब एंट्री पास नहीं होती तो एक तो वो प्रेजेंट वैल्यू पे आ नहीं रहा होता, और दूसरा इशू ये है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू पे आए तो उसके फिर 1 साल के बाद उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होनी होती है जो कि ईयर एंड पे होनी होती है। तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी उसकी जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई होती।
तो अनवाइंडिंग जो है उसकी एंट्री क्या होती है, नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस ने डेबिट होना होता है और डेफर्ड कंसिडरेशन ने क्रेडिट होना होता है। तो ये जो हम अनवाइंडिंग करके लाइबिलिटी को हमने बढ़ा के 100 से 110 पे लेके जाना होता है। तो ये अब एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसका ये मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो एक बुक होना था जो कि नहीं हुआ। तो जब वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कम होने थे जो कि नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे, फिर पेरेंट कंपनी की बुक्स के अंदर प्रॉफिट को कम करेंगे। प्रॉफिट हमेशा जब भी पेरेंट कंपनी की बुक्स में से कम करना होता है तो वो कहाँ से कम करते हैं, सीधा सीधा से केस है कंसोलिडेटेड रिजर्व में से जाके कम कर देते हैं। तो ये जो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है इसको हम लेस कर देंगे जाके कंसोलिडेटेड रिजर्व में से, अगर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया गया। अगर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व में से जाके इसको कम कर देंगे ताकि हमारे प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाए और ये एंट्री जो है ये रिकग्नाइज हो जाए इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली। तो डेफर्ड कंसिडरेशन जो है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। डेफर्ड कंसिडरेशन हमारी लाइबिलिटी होती है। इसके बाद अब बात करते हैं कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की। कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन जो है वो क्या होती है, इट इज अ कंडीशनल प्रॉमिस टू डिलीवर कैश। वो जो था वो डेफर्ड जो थी वो कंफर्म थी, विनय थी लेकिन कंफर्म थी, उसमें लाजमी था कि आपने पे करना है। इसमें जो है वो कॉन्टीजेंट होती है कि शेयर प्राइस इतनी होगी साल बाद तो हम आपको जो है वो पे करेंगे, सब्सिडी कहती है। और अगर जो है वो प्रॉफिट इतने हो गए तो हम आपको पे करेंगे एक्स्ट्रा कैश। तो ये कंटीजेंट इट इज़ अ कंडीशनल प्रॉमिस टू डिलीवर कैश। तो कंडीशनल प्रॉमिस है तो फिर तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन जो है ना, ऑलवेज इसको हम हमेशा जो है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं एट एक्विजिशन डेट। ठीक है, हमेशा इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है एट एक्विजिशन डेट। अब इसमें देर आर 3 केसेस कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन में। पहला केस ये है कि कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वो कैश पे करेगी सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्डर्स। पेरेंट कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट इतना हो गया, इस कंपनी का प्रॉफिट अगर साल के बाद इतना हो गया तो हम आपको कैश पे करेंगे। तो इस केस में जो है वो एज अ लाइबिलिटीज़ को हम बुक करते हैं। कैश के केस में अगर तो पेरेंट कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो कैश पे करेगी तो हम लाइबिलिटी बुक करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि पेरेंट कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि हम आपको वेरिएबल नंबर ऑफ इट्स ऑन शेयर इन फ्यूचर, यानी मैं पेरेंट कंपनी अपने वेरिएबल नंबर, ये बताया नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है बल्कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर जो है वो अपने इशू करेगी। पेरेंट कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी इन फ्यूचर, तो स्टिल इट इज अ लायबिलिटी। अच्छा, अब थर्ड केस वो है कि पेरेंट कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इट्स ऑन शेयर्स इन फ्यूचर मैं आपको दूंगा। तो ये जो है ना, ये डे वन से आप इसको एज एन इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे। अब कंपनी ने अगर तो प्रॉमिस किया हुआ है तो फिर उसका मतलब है 3 केसेस हैं, 2 केसेस में लाइबिलिटी बनेगी, एक केस में इक्विटी का केस होगा। अगर तो कैश का प्रॉमिस हुआ हुआ है तो लाइबिलिटी, अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स का प्रॉमिस है तो लाइबिलिटी, अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स का प्रॉमिस है तो क्या होगा, इक्विटी बनेगी। तो क्या बनेगी, इक्विटी बनेगी। तो एंट्री वही होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट, और डे वन पे जो है डेट ऑफ एक्विजिशन पे तीनों के केसेस में जो है वो अमाउंट फेयर वैल्यू होगी डेट ऑफ एक्विजिशन, इनिशियल रिकॉर्डिंग इसी पे होगी। अच्छा, अब जो 2 केसेस हैं जिनमें लाइबिलिटी बनेगी, अगर इसको कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को आप एज ए लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हो तो फर्स्ट आप इसको रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू एंड देन इट विल बी रिवाइज्ड इन फ्यूचर विथ चेंजेस इन फेयर वैल्यू टेकन टू कंसोलिडेटेड रिजर्व्स। यानी कि अगर लाइबिलिटी आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो इस पे जो भी लेटर ऑन चेंजेस आएंगी इनिशियल शुरू में रिकॉर्ड करने के बाद इसमें जो भी चेंजेस आएंगी वो सारी कहाँ जाएंगी, वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में चली जाएंगी। जो भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा वो हम अकाउंट फॉर किया करेंगे, ये फिक्स नहीं रहेगी। ये नहीं है कि एक दफ़ा रिकॉर्ड कर ली तो अब चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी कंपनी की उस हिसाब से जो है वो इसमें चेंज आता जाएगा, फेयर वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो लाइबिलिटी के केस में फेयर वैल्यू चेंजेस को अकाउंट फॉर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन को अगर इक्विटी अगर आपने ट्रीट किया, इक्विटी यानी वो वाला केस इसमें फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स वाला केस है, तो फिर क्या होगा,
तो ये एक दफ़ा जो जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगी फिर उस वैल्यू से ये चेंज नहीं होगी, इट विल नॉट बी रिवाइज्ड इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में रिवीजन वाला कोई चक्कर नहीं है। एक दफ़ा जिस अमाउंट पे फिर वैल्यू रिकॉग्नाइज हो गई बस उसी पे ही रहेगी, जब तक कि वो पेमेंट हो नहीं जाती है, जब तक वो पेमेंट या होगी या नहीं होगी, जो भी केस होगा नहीं होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको जो है वो आपने रिवाइज नहीं करना। नो रिवीजन इन केस ऑफ इक्विटी। लाइबिलिटी वाला केस जो है उसमें देखते हैं कि कैसे रिवीजन होगी। नेट से डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू थी 100। अब ये वो वाला केस होगा कैश वाला या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर वाला। तो 1 जनवरी को फेयर वैल्यू 100 थी एंड ईयर एंड पे वो 70 हो गई है। तो अब ये जो 30 का आपका जो लॉस आया है ये अब आप लाइबिलिटी है तो आप रिकॉर्ड करोगे और आप क्या करोगे, इसको कहाँ लेके जाओगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व में लेके जाओगे। अपने प्रॉफिट जो है वो, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप मज़ीद बढ़ा दोगे और कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन अपनी लाइबिलिटी जो है वो भी क्रेडिट कर दोगे। कितने से? 30 से। जब इक्विटी का जो केस है उसमें क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट और कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन जो है वो फेयर वैल्यू बेशक 70 हो जाएगी एंड पे, वो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो डे वन वाली एंट्री है ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट, वो एज इट इज़ अपनी जगह पे कायम रहेगी। ठीक हो गया? ये जो लाइबिलिटी वाला केस है ना, इसमें एक चीज़ जो है उसको ज़रा गौर कर लें कि लेट से कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमारी जो लाइबिलिटी वाला केस है उसमें हम फेयर वैल्यू थी 100, तो हमने एंट्री पास की होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन 100 से क्रेडिट। ये वो केस होगा जिसमें कैश और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स वाला केस है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि ईयर एंड पे ये जो हमारी लाइबिलिटी थी ये 100 से कम होकर 70 हो गई। अब हुआ क्या, बगैर कुछ पे किए लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है। तो ये रूल है, ये याद रखना है कि जब भी कोई लाइबिलिटी बगैर पेमेंट किए ख़त्म हो जाए तो उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, उसको हम एज इनकम ट्रीट करते हैं। जब भी कोई लाइबिलिटी बगैर कोई पेमेंट किए ख़त्म हो जाए तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, उसको हम इनकम ट्रीट करते हैं। जब भी कोई लाइबिलिटी बगैर पेमेंट किए ख़त्म हो जाए तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, उसको हम इनकम ट्रीट करते हैं। तो इस केस में अब ये बगैर पेमेंट के जो है लाइबिलिटी कम हो गई है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और इसको हम इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे, 30 से क्रेडिट कर देंगे। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम इसको कहाँ करेंगे, इसको हम ले जाएंगे CR में, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में जाके इसको ऐड कर दिया जाएगा इस लाइबिलिटी को। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारे इंक्रीज कर देंगे और दूसरी तरफ हमारी जो लाइबिलिटी है वो 30 से कम हो जाएगी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। जबकि इक्विटी के केस में जो फेयर वैल्यू पे जो आपने पहले दिन एंट्री की है, इन्वेस्टमेंट डेबिट कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन क्रेडिट, आपको बेशक ईयर एंड पे आपकी फेयर वैल्यू 70 हो जाए, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टे एट 100। तो इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गए आपके केसेस जो कि कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन से रिलेटेड हैं। 3 केसेस हैं कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब इस केस में क्या है कि पेरेंट कंपनी जो है ना वो एक इन्वेस्टर है। इन रियलिटी अगर हम देखेंगे ना तो पेरेंट कंपनी क्या है, एक इन्वेस्टर है। अभी जो हम सारा कुछ देख रहे थे वो कंट्रोल से रिलेटेड था। कंट्रोल 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स हो तो आपके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो आप कंसोलिडेट करते हो, कंसोलिडेट में आप क्या करते हो कि आप मैच करते हो, एक एक चीज़ को एडिशन हो जाती है, हर चीज़ की एडिशन हो जाती है, हर एसेट हर लायबिलिटी दोनों, एक एक चीज़ जो है वो सब्सिडरी पेरेंट दोनों की आपस में एक एक इंडिविजुअल जो आपका जो भी आपके एसेट लायबिलिटीज हैं वो एड अप हो जाते हैं। ये होता है कंट्रोल का सिनेरियो। 50% प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स में आते हैं। अच्छा, अगर आपके पास 20% से 50% तक होल्डिंग हो तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के केस में क्या होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग होगी अब वो कंसोलिडेशन वाली अकाउंटिंग नहीं होगी, अब आपकी इक्विटी अकाउंटिंग होगी। इक्विटी अकाउंटिंग से क्या मुराद है कि वन लाइन एडजस्टमेंट जो है वो शो होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी के नाम से आपकी बुक्स में, पेरेंट की बुक्स में एक ही लाइन होगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंपनी।
और वो सिर्फ एक लाइन आइटम के तौर पे जो है वो शो होगी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के केस में। इसको कहते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। इक्विटी अकाउंटिंग में क्या होगा, वन लाइन एडजस्टमेंट आपकी बुक्स में नज़र आएगी, पेरेंट की बुक्स में, पेरेंट इन्वेस्टर जो है उसकी बुक्स में वन लाइन एडजस्टमेंट के तौर पे आपकी जो एसोसिएट है वो शो होगी, जो कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से एसेट्स में शो हो रही होगी। ये केस है 20% से 50% वाला। फिर वो 0 से 20% वाला सिनेरियो है जिसमें आपको पता है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है वो IFRS 9 अप्लाई होता है। वो दो मेथड है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P/E, वो सारा हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये इक्विटी अकाउंटिंग को हम देखने लगे हैं कि ये वन लाइन एडजस्टमेंट जो है इसको कैसे हम ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो है IAS 28 एसोसिएट्स, 20 to 50% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो इसमें ये होता है कि आपने एक कंपनी के 30% 40% शेयर्स खरीदे, तो अब आपका उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर उसके 10 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से 3 डायरेक्टर्स अब आपके होंगे। तो अब आप उनके जो फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेशन आपके पास आ गई, कंट्रोल नहीं आया, आपके पास पार्टिसिपेशन आ गई। आपके लोग बोर्ड में बैठ रहे हैं, उस कंपनी के बोर्ड में आपके 3 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स आपके आपके बैठ रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग पॉलिसीज उस कंपनी की। तो ट्रीटमेंट इसका वही है, इक्विटी अकाउंटिंग वन लाइन एडजस्टमेंट। इक्विटी अकाउंटिंग मीन्स वन लाइन एडजस्टमेंट। अच्छा, अब लेट्स से एक कंपनी है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आ रहा है, 1 जनवरी 08 को था 10,000 की रिटेन अर्निंग्स थी, और 31 दिसंबर 08 साल के बाद वो 30,000 की रिटेन अर्निंग होगी। तो प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट पोस्ट प्रॉफिट एक्विजिशन के बाद से जो है उसने प्रॉफिट कमाया हुआ है 20,000 का। तो अब देखते हैं कि ये अकाउंटिंग इसकी किस तरह होती है। 20,000 का पोस्ट प्रॉफिट है एसोसिएट कंपनी का। तो अब इसमें से सारी बात है हमारा हिस्सा होगा कुछ, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इक्विटी अकाउंटिंग है, तो जितने परसेंट शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें से फिर वो सारा देखना पड़ेगा। बेसिकली ये NCI वाला ट्रीटमेंट है, ये वो अकाउंटिंग है जो NCI की बुक्स में हो रही होगी। तो ये NCI हमारे, अगर हम कंट्रोल करते हैं तो दूसरा, अगर लेट से दो ही पार्टीज हैं तो दूसरी पार्टी जो होती है वो एसोसिएट अपनी बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट को एसोसिएट कर शो करती होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग इसकी हम वन लाइन एडजस्टमेंट अकाउंटिंग इक्विटी अकाउंटिंग है। अच्छा, अब इसमें लेट से हुआ क्या कि लेट से आपने एक इन्वेस्टमेंट की, जितनी भी की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी सबसे पहले। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री बनेगी। सबसे पहली एंट्री हम करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, के इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट और कैश क्रेडिट जितनी भी आपने पेमेंट की होगी। अच्छा, अब 1 साल गुजर गया है तो अब आ गया आपके पास प्रॉफिट। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की अकाउंटिंग है जिसको वन लाइन एडजस्टमेंट या इक्विटी अकाउंटिंग कहते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है ये सारा हम देखेंगे। इसमें दो टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि देखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाले से तो कोई इशू नहीं है, वही है कि कंपनी ने, पेरेंट कंपनी ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अगर इन्वेस्टर है उसने वो कैश पे किया होगा, इनिशियली जो भी अमाउंट पे की है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बाद मसले हैं कि ये साल पूरा हो गया, अब क्या हुआ कि वो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं उसमें से अब पेरेंट कंपनी अपना हिस्सा लेगी, बिल्कुल जिस तरह NCI लिया करती थी। तो क्या होगा कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का लेट से 20,000 आए हैं, 10,000 जैसे कि हम क्वेश्चन में भी देख रहे थे कि 10,000 की थी रिटेन अर्निंग जब अक्वायर की एसोसिएट, और फिर ईयर एंड पे वो 30,000 हो गई। तो पोस्ट एक्विजिशन 20,000 कमाया कंपनी ने। तो अब इस 20,000 में से 30% जो है वो किसका है, वो पेरेंट का है। तो पेरेंट क्या करेगा कि अपनी पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि इस प्रॉफिट से इंक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में इंक्रीज कर देगा। और दूसरी तरफ क्या करेगा कि ये जो प्रॉफिट आया है इसको अपने प्रॉफिट्स में ले जाएगा। तो पेरेंट का प्रॉफिट जब भी हमने बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ेगा, वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिजर्व्स वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें जाके हम ऐड कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट आया है एसोसिएट से, ये प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जाके कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में ऐड हो जाएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये पोस्ट प्रॉफिट्स का तो ये सीन है। अब यहाँ पे एक इशू ये है कि नेट से ये 20,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है इसमें दो होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। एक होता है प्रॉफिट, इसमें से कुछ कंपनी रिटेन कर लेती है और कुछ जो है उसमें से वो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर देती है।
अच्छा, अब लेट से जो 20,000 में से कंपनी ने 12,000 जो है वो रिटेन कर लिया और 8,000 का कंपनी ने दे दिया डिविडेंड। अब ये जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है तो ये पूरी कंपनी के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड है, तो ये सब के लिए है। तो इस 8,000 के डिविडेंड में से हमारा हिस्सा कितना होगा? 30%। इस डिविडेंड में से हमारा हिस्सा कितना होगा? 30%, 8,000 में से, जो कि बनेगा 2,400। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो प्रॉफिट्स हैं, पोस्ट प्रॉफिट्स जो हमारे हैं, या जो 20,000 का जो प्रॉफिट है जिसमें से हमने हिस्सा लिया है, ये जो प्रॉफिट है इसमें ऑलरेडी दोनों अमाउंट्स इंक्लूडेड हैं, इसमें रिटेन्ड भी और डिविडेंड भी इंक्लूडेड। ठीक है। अच्छा, अब जब इसमें से जब डिविडेंड देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डिविडेंड देने की वजह से अब ये जो प्रॉफिट था जो कि हमारा था, इसमें से हमने अब डिविडेंड विड्रॉ कर ली। डिविडेंड रिसीव करने का मतलब क्या है कि डिविडेंड हमने विड्रॉ कर दिया। तो ये जो डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट है इसमें क्या होगा कि ये जो 6,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही थी, ये अब इन्वेस्टमेंट जो है ये 2,400 से डिक्रीज हो गई, यानी कि 6,000 का जो प्रॉफिट आया था उसमें से 2,400 हमने डिविडेंड की फॉर्म में विड्रॉ कर दिया। तो ये जो 6,000 है ये ओवरऑल प्रॉफिट है, ये सारा प्रॉफिट है। लेकिन ये जो डिविडेंड हम यहाँ से एसोसिएट से ले रहे हैं तो ये इसी प्रॉफिट में से हम डिविडेंड विड्रॉ कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो यहाँ पे क्रेडिट होगी 2,400 से, और बैंक जो है वो डेबिट होगा। ये एक टेक्निकल इशू है इस सारी कैलकुलेशन का। तो दूसरी जो बात है इम्पेयरमेंट की, तो इम्पेयरमेंट से क्या होगा कि इम्पेयरमेंट से आपके प्रॉफिट कम होते हैं। तो प्रॉफिट आपको पता है कि पेरेंट के प्रॉफिट कम करने हैं तो आप क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड रिजर्व में से जाके उसके रिटेन्ड अर्निंग्स कम करनी है तो कंसोलिडेटेड रिजर्व में से जाके कम होगी, इम्पेयरमेंट जाके हिट करेगी उसे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अगर इंक्रीज हुई है प्रॉफिट जो, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से आपकी रिजर्व बढ़ेंगे और इम्पेयरमेंट से वो कम होंगे। लेकिन जो डिविडेंड है, डिविडेंड से आपके प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। एक इस तरह है कि आपने बजाय इसके कि वो लेट से अगर आप ये डिविडेंड रिसीव ना करें और इसको आप दोबारा से इन्वेस्ट कर दें तो फिर और सिनेरियो है। लेकिन अगर आपने डिविडेंड रिसीव कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,400 से अब कम हो गई। तो वो जो आपका प्रॉफिट था उसमें से आपने डिविडेंड जो है वो रिसीव कर दिया है कंपनी से। तो बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, तो ये प्रॉफिट को हिट नहीं करती है बनी एंट्री। तीसरी चीज़ आ गई अनरियलाइज प्रॉफिट। इसका बड़ा जो ये वाला जो सिनेरियो है वो बड़ा आसान है। पेरेंट ने एसोसिएट को लेट से अगर इन्वेंट्री बेची है तो प्रॉफिट किसने कमाया है? पेरेंट ने। तो पेरेंट का प्रॉफिट कम करने का क्या तरीका है, कहाँ से कम होता है? कंसोलिडेटेड रिजर्व में से कम होता है। तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है ये क्या होगी, इसकी एंट्री भी यही बनेगी। कंसोलिडेटेड रिजर्व आप अपने कम कर दोगे और दूसरी तरफ आप इन्वेंट्री जो है उसको भी कम कर दोगे। इस बात को एक दफ़ा फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह जो है वो पोस्ट प्रॉफिट और ये डिविडेंड्स का क्या मसला क्या है। देखिए, जब हम ये पोस्ट प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं जो कि हम 20,000 ओवरऑल जितना भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें से, तो हम उसमें रिटेन प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं और डिविडेंड में भी अपना हिस्सा बुक कर रहे हैं। यानी ये जो 6,000 हमने बुक किया है इस 6,000 में रिटेन भी है और इस 6,000 में डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। इसी में से ही डिविडेंड भी देना है, इसी में से ही उन्होंने रिटेन भी करना है और इसी में से ही डिविडेंड भी पे करना है उन्होंने हमें। तो अब जितना वो रिटेन करेंगे वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहेगा, यानी इतने से इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगी। लेकिन अगर जब हम उनसे डिविडेंड रिसीव करते हैं और हम डिविडेंड विड्रॉ कर लेंगे तो डिविडेंड विड्रॉ करने के केस में क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट अब हमारी, वो जो हमारे पार्ट का डिविडेंड था वो अब हमने रिसीव कर लिया, तो उतने से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी। बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, इसका प्रॉफिट के साथ कोई लिंक नहीं होगा इस एंट्री का। ये जो डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट है ये इन्वेस्टमेंट की, प्योर इन्वेस्टमेंट की एंट्री। ठीक है यहाँ तक। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक रिटेन कितना और डिविडेंड कितना दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 6,000 में से हमें मिलनी है, ये हमारा शेयर है। इसमें से जितना हमें डिविडेंड मिल जाएगा वो हम विड्रॉ कर देंगे और विड्रॉ करेंगे तो बैंक डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देंगे। तो दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स।
जब आप आ जाते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की तरफ, अब एसोसिएट टू पेरेंट और पेरेंट टू एसोसिएट जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसको देखना है। लेट से एक इन्वेंट्री है, पेरेंट ने सेल की एसोसिएट को इन्वेंट्री, तो प्रॉफिट किसने कमाया? फिर पेरेंट ने कमाया। तो पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया तो पेरेंट का प्रॉफिट, अब हमने इस ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना है तो पेरेंट का प्रॉफिट कम करना है। पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ से कम होता है? कंसोलिडेटेड रिजर्व में से कम होता है। तो हम जाके वहाँ से पेरेंट का प्रॉफिट जो है वो यूआरपी अनरियलाइज प्रॉफिट जो उसने एसोसिएट से कमाया, अनसोल्ड इन्वेंट्री जितनी पड़ी हुई है ईयर एंड पे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंसोलिडेटेड रिजर्व में से हम पेरेंट ने जो अर्न किया प्रॉफिट है वो कम कर देंगे यूआरपी से। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो इन्वेंट्री है वो किसकी बुक्स में है? वो एसोसिएट की बुक्स में है। एसोसिएट हमारी एसोसिएट है, एसोसिएट पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है। अच्छा, अब उसकी जो इन्वेंट्री है ना एसोसिएट की, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा हाथ अब एसोसिएट की इन्वेंट्री तक तो पहुंच नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूं? तो फिर मैं क्या करता हूं कि मैं मजबूरन फिर मेरा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का अकाउंट है उसमें से उस अनरियलाइज प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता हूँ। यानी इस केस में मैं इन्वेंट्री को हिट नहीं कर सकता। अगर पेरेंट ने एसोसिएट को बेचा है तो एसोसिएट की इन्वेंट्री में अगर कोई चीज़ आ रही है तो एसोसिएट की इन्वेंट्री तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। एसोसिएट की इन्वेंट्री तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो मैं क्या करूँगा? अपने प्रॉफिट में कंसोलिडेटेड रिजर्व से कम कर लूँगा। दूसरी तरफ जो इन्वेंट्री है वो मैं अब उस, क्योंकि मैं एसोसिएट की इन्वेंट्री को हिट नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं फिर अपनी वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है एसोसिएट में उसको कम करके वहाँ से वो जो इन्वेंट्री वाला जो पोर्शन है उसको मैं अनरियलाइज प्रॉफिट को कम कर देता हूँ। तो डैट इज़ हाउ, डैट इज़ वाई ये यहाँ से अनरियलाइज प्रॉफिट वाला जो है ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट नज़र आती है हमें कि ये अगर दूसरी तरह बात की जाए तो, क्योंकि हम इनकी इन्वेंट्री को टच नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम फिर अपने अकाउंट में से इसको लेस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अकाउंट में से। दूसरी तरफ क्या है? एसोसिएट ने पेरेंट को बेची, प्रॉफिट किसने कमाया? एसोसिएट ने कमाया। तो एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया तो एसोसिएट का जो प्रॉफिट है उसमें से हमारा हिस्सा भी होता है, वो हमारी बुक्स में भी आता है। तो वो कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड रिजर्व में पेरेंट के पास आ रहा होता है। तो वो फिर हम क्या करेंगे? अब ये वाला भी ये प्रॉफिट है, ये भी हम अपनी जो हमारी कंसोलिडेटेड रिजर्व है उसमें से हम इसको कम कर लेंगे। तो पेरेंट बेचे या एसोसिएट पेरेंट को बेचे, दोनों केसेस में प्रॉफिट की जो रिडक्शन है वो, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कंसोलिडेटेड रिजर्व में ही आना है, तो प्रॉफिट जब भी कम करना है तो वो कंसोलिडेटेड रिजर्व से ही कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब जो है वो इन्वेंट्री किसके पास है? पेरेंट के पास है। पेरेंट की इन्वेंट्री में हमारा हाथ पड़ता है क्योंकि वो हमारे हाथ में है, सारा कंट्रोल हमारा, हम खुद पेरेंट है। तो इन्वेंट्री तक हमारा हाथ पहुंचता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो इन्वेंट्री है उसमें से हम ग्रुप इन्वेंट्री में से अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करेंगे, यानी कि इन्वेंट्री को कम कर देंगे। इन्वेंट्री में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कम करके ग्रुप इन्वेंट्री में से ग्रुप इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट से। तो ये होती है हमारी वजह कि क्यों हम एसोसिएट के केस में हम किस तरह चलते हैं। तो ये सिनेरियोज हो गए कि जब पेरेंट एसोसिएट को बेचता है या एसोसिएट पेरेंट को बेचता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह होगी।